हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। आज मैं आपको बताने वाला हूं गुलाम वंश के आखिरी वंशज के बारे में। वो वंशज एग्जाम के आबरू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इतिहास का सीरीज पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें बहुत इम्पोर्टेंट चाहिए। क्यों मानना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, हमने गुलाम वंश के सारे वंशजों को पढ़ा, लेकिन अब एक वंशज और ये जो कि आखिरी वंशज है, इसको भी पढ़ना मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सीरीज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसके बाद हम खिलजी वंश के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैकुबाद के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, आखिर ये कैकुबाद रहता कौन है? 1287 से लेकर 1290 तक ये शासन करता है। क्या करता है? शासन करता है। लेकिन ये गद्दी पर बैठता कैसे है, यहाँ तक की बातें हम इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए देखिए, बलबन का पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद शाह। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि बलबन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। 40 मिनट का लगभग वीडियो है, उसको आप देखिएगा तब वो चीजें समझ में आएगी। बलबन कौन था, क्या था, वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बलबन का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ये बलबन का बहुत ज्यादा ही करीबी था, बहुत ही ज्यादा बलबन इससे बहुत प्यार करता था। तो क्या हुआ, इसकी जब मृत्यु हो गई तो बलबन बेचारा टूट गया, अंदर से एकदम टूट गया। एक बेचारा लाचार हो गया। तो इसने क्या किया था, ये अपने बेटे के रूप में कैखुसरो को देखता था। किसको देखता था? कैखुसरो को देखता था। अपने बेटे के रूप में कैखुसरो को देखता था। तो इसने पहले ही घोषित कर दिया था कि उत्तराधिकारी दिल्ली का सुल्तान कैखुसरो बनेगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि दिल्ली का एक कोतवाल रहता है। दिल्ली का कोतवाल का मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली का सबसे बहुत रईस शख्स जो कि अमीर होते हैं, उसके बारे में हम कह रहे हैं। तो दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन, ये फखरुद्दीन रहता है। ये क्या करता है कि बंगाल के बगदाद बुगरा खां, अब बात है बुगरा खां कौन है, तो यहाँ पे समझिए, बुगरा खां जो कि बलबन का भी पुत्र रहता है। पुत्र बलबन का भी मतलब समझिएगा, बलबन का ही पुत्र रहता है। ये बलबन का पुत्र रहता है और मोहम्मद शाह भी पुत्र रहता है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे उसके बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है बलबन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन बुगरा खां के बेटे को क्या कर देता है, घोषित कर देता है, दिल्ली का सुल्तान बना देता है। क्योंकि बलबन की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। बलबन की मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली का ही शख्स जो कि सबसे अमीर था, फखरुद्दीन, वही दिल्ली को चला रहा था तब तक। तो उसने क्या किया, बुगरा खां के बेटे को, कैकुबाद को, उसने दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब कैकुबाद जब अचानक से दिल्ली का सुल्तान बना, जब दिल्ली का सुल्तान अचानक से बना, तो इसने क्या सोचा, इसके मन में लालच आ गई, इसके मन में बहुत ज्यादा लालच आ गई। ये कह सकते कि गद्दी का भूखा हो गया। इसने, इसके पास पावर जो आ गई थी, सुल्तान की पावर जो आ गई थी, उसका दुरुपयोग करने लगा। तो इसने क्या किया, ये बहुत ज्यादा लालच करता था। मतलब कह सकते हैं कि ये औरतों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगा। मतलब औरतों की पीछा करता था, औरतों के साथ रहता था। मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा नेचर का इंसान था ये कैकुबाद। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको। फिर उसके बाद होता क्या है, ये तो दिल्ली का सुल्तान घोषित हो जाता है। उसके बाद फखरुद्दीन का दामाद जिसका नाम निजामुद्दीन था, फखरुद्दीन का दामाद रहता है जिसका नाम निजामुद्दीन रहता है, वो निजामुद्दीन इसका फायदा उठाता है। किसका? कैकुबाद का। तो कैकुबाद का फायदा उठाता है क्या, ये बोलता है कि आप एक काम करिए, मुझे शक्ति दे दीजिए, तब तक मैं पावर मेरे पास रहेगा, मैं कुछ शासन करूंगा, कुछ चलाऊंगा। तो उसको कुछ शक्ति मिल गई थी। लेकिन बुगरा खान ने इस बात को, जब बुगरा खान को पता चला कि दिल्ली के सुल्तान का पद
का दुरुपयोग निजामुद्दीन ये कर रहा है, तो क्या किया, बुगरा खां को समझाया कि तुम सुल्तान हो, तुम्हारे पद का दुरुपयोग कर रहा है, तुम्हारे पद का दुरुपयोग कर रहा है, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है समाज में। तो इसने क्या किया, बुगरा खां ने कैकुबाद को समझाया अच्छे से। फिर कैकुबाद ने निजामुद्दीन से सत्ता छीन ली और निजामुद्दीन को बुलाया और अपने ही दरबार में उसको मरवा डाला, क्योंकि निजामुद्दीन गलत उपयोग कर रहा था। तो कैकुबाद इसको मरवा देता है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बातें। फिर आगे चलते हैं। ये कैकुबाद का एक पुत्र रहता है जिसका नाम है क्यूमर्स। कैकुबाद के पुत्र का नाम क्यूमर्स रहता है। निजामुद्दीन को मरवा देने के बाद अब क्यूमर्स ज्यादा तो बड़ा रहता नहीं है, लगभग क्यूमर्स 15 से 16-17 साल की उम्र का ही था क्यूमर्स। तो उसको क्या करता है, सुल्तान कैकुबाद भी मर जाता है। कैकुबाद की भी हत्या नहीं कर सकते, कैकुबाद का देहांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि निजामुद्दीन की इसने मृत्यु करवाया था, तो उसको बाद में कहा जाता है कि इसी की वजह से लकवा लग गया था। तो इसको लकवा लगने के बाद इसने घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा, क्यूमर्स को बनाया जाएगा। तो क्यूमर्स अगला उत्तराधिकारी दिल्ली का बनता है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने योग्य है, यहाँ पे क्या होता है, संरक्षक, समझ रहे हैं, जो रक्षा करने वाले होते हैं। क्यूमर्स की रक्षा करने के लिए 2 गुट बना था, एक मलिक कछक, एक मलिक सुरखा। ये 2 चीज है, ये दोनों सुल्तान के बहुत करीबी थे। लेकिन हुआ क्या, जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से डीप में बताने वाला हूँ और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी हिंट बस समझ लीजिए कैसे आ रहा है जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन क्या करता है, इन दोनों लोग को मार के बन जाता है रक्षक किसका, क्यूमर्स का। क्यूमर्स का रक्षक बन जाने के बाद ये कुछ दिन बाद क्यूमर्स को भी मार देता है, फिर दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, गुलाम वंश को खत्म करने के बाद जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, खिलजी वंश की स्टार्ट होने वाली है। अब खिलजी वंश को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि खिलजी वंश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद खिलजी वंश के जलालुद्दीन सबसे पहले रहेगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी आता है। वो तो लगभग 6-7 लेक्चर में उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसकी बहुत सारी नीतियां हैं, तो उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले यहाँ तक आपको उम्मीद होगी कि समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।